वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लास। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सबके अपने ही यूट्यूब चैनल आपके परिवार द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज वापस हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर सेट को लेकर के आए हैं। आपको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और उनको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें पता चलेगा कि लेटेस्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछे जा रहे हैं और आपको एग्जाम में उसको जल्दी सॉल्व करने का, बिना ज्यादा समय लगाए हुए, बिना समय बर्बाद किए हुए बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, वो सारा हम लोग बात करेंगे। आज जो हम लोग सेट करने वाले हैं वो रेलवे एनटीपीसी 20 जनवरी 2021 का सेट है ना। तो देखेंगे कि 20 जनवरी 2021 में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए और उनको बनाने का सबसे मजेदार, सबसे आसान तरीका, सबसे बेजोड़ तरीका, लाजवाब तरीका क्या होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूट 5 और रूट 7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जो रूट 5 और रूट 7 के बीच में आ जाए, इनमें से कौन सा एक परिमेय संख्या होगा, ऐसा पूछा गया। कभी भी आपको बीच का परिमेय संख्या निकालना है ना, तो जिनके बीच का निकालना है आप उसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करिएगा तो क्वेश्चन को बनाना बड़ा आसान हो जाता है। रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा क्योंकि स्क्वायर रूट को काट देता है। रूट 7 का भी स्क्वायर 7 होगा क्योंकि स्क्वायर रूट को काट देता है। यानी जो वैल्यू 5 और 7 के बीच में आ जाए वही हमारा आंसर होगा। 5 और 7 के बीच में, 5 और 7 के बीच में आ जाए 5 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, यही सब तो आ सकता है। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो सर 4 1/5 है। हल करेंगे तो 5 चौके 20 और ये 21/5 है। तो 21/5 को डिवाइड मत करिएगा क्योंकि आपने स्क्वायर किया था, तो स्क्वायर करिएगा। 21 का स्क्वायर होता है सर 441 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर हम इसको डिवाइड करने का कोशिश करें तो ये 10 से ये कहीं का ना कहीं 17 पॉइंट समथिंग होगा। अगर आप इसको गौर करिए तो ये देखिए 25 दहिया 250 होता है, तो ये 250 से बड़ा है कि नहीं। तो अगर ये 250 से बड़ा है 441, इसका मतलब कटेगा तो 10 से अधिक नंबर आएगा। असल में 17 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आप ऐसे सोचिए कि 10 से तो बड़ा नंबर आएगा और आपको नंबर तो 5 और 7 के बीच में ही चाहिए। और ये तो ऐसे ही बता दे रहा है कि जब भी हमको काटोगे तो 10 से हम अधिक हो जाएंगे, तो 7 के बीच में हम मान नहीं सकते। तो पहला ऑप्शन सर गलत हो गया। अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें तो 1 1/5 है, यानी 5 और एक 6/5। 6/5 का स्क्वायर करेंगे तो अपने को मिलेगा सर 36/25। 36/25 को जब भी काटेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि 25 से कम 25 तो ठीक है, 25 दूना 50 आ जाएगा, यानी दो बार में भी नहीं कटेगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा सर? 1 पॉइंट समथिंग। और मेरा नंबर कहां से शुरू होना चाहिए? 5 के बाद, यानी ये भी हमको आंसर नहीं दे सकेगा। अच्छा, और अगर हम तीसरे को चेक करें तो अपने पास है 2 2/5। अगर हम इसको हल करें तो 5 दूनी 10 और 12/5। 12/5 का स्क्वायर करें तो बनेगा कितना? 144/25। सर 144/25 है, कहीं ना कहीं ये 25 से कम 25 है ना, और 25 दूना 50 और ये अपने आप को काटेगा तो 144। देखिए ना, 5 दूनी 10 और 12, 144/25। कहीं ना कहीं अगर हम इसको काटेंगे तो 25 पचे 125, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी 5 और 7 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब आंसर केवल यही हो सकता है क्योंकि 25 पचे 125 होता है, 5 पॉइंट समथिंग अपने आप को मिल रहा है। अगर हम इसको काटने की कोशिश करते हैं 3 1/5 को, तो ये होता 5 3 15 और एक 16, 16/5 स्क्वायर करते तो आता सर 256/25। और हमको मालूम है सर कि 256 250 से बड़ा है, यानी कहीं ना कहीं काटते तो 10 पॉइंट समथिंग आ जाता, और 10 तक तो हमको जाना ही नहीं है, हमको तो जाना है 5 और 7 के बीच में। ये रहा 5 पॉइंट समथिंग, यानी आंसर हो जाएगा अपना 2 2/5, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि बात आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप हल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको जरूर मेरे से क्लास करना ही चाहिए, वीडियो देखना चाहिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाएं और जो इस तरह के क्वेश्चन में समस्या उत्पन्न होती है उसको समझ पाएं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा त्रुटि, हम इसको ठीक कर दे रहे हैं। यहाँ स्क्वायर की जगह पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर की जगह पावर 4 है। अब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से ठीक हो गया। अब इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है बेटा 16x पावर 4, 16x पावर 4, उसके बाद है प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, उसके बाद है क्या? -40x स्क्वायर वाई, -40x स्क्वायर वाई। आपसे पूछा गया है
कि अगर x का मान 5 और y का मान 2 है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए बताने की कोशिश करते हैं। आप गौर करिए तो ये द्विघात समीकरण है, यानी ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 16 सर 4 का। x पावर 4 किसका स्क्वायर है सर? x स्क्वायर का। प्लस माइनस क्या होता है सर? माइनस। 25 किसका स्क्वायर है सर? 5 का। और y स्क्वायर किसका स्क्वायर है सर? y का। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया बेटा? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। सर 4 की जगह 4 लिख दिए। x कितना है? तो x 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 लिख दिए, माइनस 5। और y कितना है सर? तो y का वैल्यू कितना है सर? 2 है, तो इसके जगह 2 लिख दिए और होल स्क्वायर था। 25 चौके अपने को मिला सर 100, माइनस 5 दूना मिला 10 का होल स्क्वायर। 100 में से 10 गया, 5 दूना 10 होता है ना, 100 में से 10 गया तो कितना बचा? 90। 90 का होल स्क्वायर। सर 9 का स्क्वायर होता है 81 और 0 का स्क्वायर होता है 00, यानी इस क्वेश्चन का जो उत्तर आएगा वो आएगा 8100। क्लियर है क्या? इस तरह के क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं अब, है ना, यानी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बेहतर तो ये है कि आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें, और नहीं बने तो फिर वीडियो को प्ले करके सीखिए, है ना, सीखना ही तो है। बोलता है कि माध्य बराबर है 3 माध्यिका माइनस 2 बहुलक बटा पी। इफ मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड बाई पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखिए मेरे बात को समझिएगा बेटा, आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए बहुलक का, मोड का। मोड बराबर होता है सर 3 मीडियन यानी 3 माध्यिका माइनस 2 मीन, 2 माध्य, है ना। ये एक फॉर्मूला है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपको मोड का फॉर्मूला नहीं दिया, आपको किसका फॉर्मूला दिया सर? माध्य का, मीन का। तो हम लोग चलिए मीन का फॉर्मूला को निकालते हैं। तो हम माइनस 2 मीन को इधर लिया है क्या, तो ये बन जाएगा क्या? 2 मीन बराबर ये 3 मीडियन जहां था वहीं रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये मोड इधर आ जाएगा तो माइनस मोड हो जाएगा। हमको वैल्यू किसका दिया हुआ सर? मीन का, यानी हमको केवल मीन चाहिए यहां। तो मीन बराबर हम लिख सकते हैं क्या? 3 मीडियन माइनस मोड, और जो मल्टीप्लाई में 2 था ये कहां चल जाएगा भाई? बटा में 2 चल जाएगा। तो मीन का वैल्यू तो ये आया फॉर्मूला से। और किताब क्या कहता है बेटा? किताब कहता है कि जो मीन का फॉर्मूला है वो है 3 मीडियन माइनस मोड बाई पी। किताब ये बात कहता है कि मीन का वैल्यू ये है। तो चलिए हम लोगों ने क्या किया, एलएचएस आरएचएस को आपस में तुलनात्मक कर दिया। तो यहां से 3 मीडियन माइनस मोड, 3 मीडियन माइनस मोड कट गया, और p का वैल्यू साफ साफ पता चल गया कि p का मान क्या होगा? तो p का मान होगा 2 यानी 2। ठीक है, तो फॉर्मूला पता अगर होगा तो हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बना ही लिया। क्वेश्चन ये है आपके सामने कि 10 सेबों के नमूनों में एक सेब का औसत भार की गणना 104 ग्राम है। 10 सेब है, उनका एवरेज है 104 ग्राम, यानी एवरेज अगर हम लोग निकालें एक सेब का तो 104 ग्राम का सेब आता है, यानी कम से कम 104 ग्राम तो है उसके पास। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने, कांटे का मतलब होता है वेट मशीन, कांटे ने यानी वेट मशीन ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया था, यानी 104 ग्राम नहीं था, प्रत्येक भार जो था उनका 20 ग्राम कम दिखाया था, यानी सब जो सेब है वो 20 ग्राम औसत में ज्यादा होगा, यानी 4 10 और 2 12 कितना ग्राम होगा बेटा? 124 ग्राम होगा। तो उस नमूने में एक सेब का सही औसत क्या होगा? एक सही औसत होगा कितना? 124 ग्राम। रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, देखिए किस तरह से पूछा जा रहा है, और हम लोग कितने आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए, है ना। बस कॉन्सेप्ट को पकड़ करके चलना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बोलता है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो साकेंद्रिक वृत्तों के बीच घिरे छल्ले के आकार का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मेरे बात को समझिएगा, एक है 7 सेंटीमीटर का और एक है यहां पे 14 सेंटीमीटर का। यहां वाला जो बचा हुआ है इसका एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है ना, बचे हुए का एरिया पूछ रहा है। तो आपको एक बात मालूम होना चाहिए बेटा, वो क्या है कि त्रिज्या, परिमाप यानी सरकमफ्रेंस, और ये रेडियस हो गया, और एरिया यानी क्षेत्रफल। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। आपको एक रेशियो पता होना चाहिए, वो है 7 44 154। हम लोग बड़े बड़े सर्कल के क्वेश्चन को केवल इसी की मदद से आप देखिएगा हल कर लेंगे, 7 44 154 से। ये बड़े बड़े सवालों को हल करने के रामबाण है ना।
744 154, यानी त्रिज्या 7 तो सरकमफ्रेंस यानी परिधि 44 और परिधि 44 तो क्षेत्रफल 154। ठीक है। अच्छा, तो एक तो 7 सेंटीमीटर वाला ही क्वेश्चन था, यानी एक तो वैल्यू ये होगा, और दूसरा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी 14 सेंटीमीटर तो 7 का डबल 14, 44 का डबल 88 और यहाँ 154 का डबल। आप इस तरह का गलती ना कीजिएगा, एरिया का जब भी निकालिएगा तो डबल तो करना पड़ेगा, लेकिन डबल के साथ स्क्वायर भी है, यानी आप एरिया जब भी निकालिएगा तो पावर मल्टीप्लाई बाई 4 होता है। बाकी त्रिज्या निकालने के लिए 2 का गुना, परिधि निकालने के लिए 2 का गुना, लेकिन जब भी क्षेत्रफल निकलेगा तो 4 का गुना, है ना, पावर 4 की वजह से। तो हम लोग त्रिज्या जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे पावर 4 का गुना, तो 4 चौके 16 का 6 हाथ बचे 1, 15 चौके 60 और 1 61, 616। इसका एरिया बड़ा वाला का आया 616, छोटे वाले का एरिया 154। इन दोनों में से घटा दीजिएगा हमेशा, तो बचे हुए का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब भी घटाइएगा तो बचे हुए का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सर 6 में से 4 गया 2, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 1 गया 4, यानी बचे हुए का क्षेत्रफल कितना आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया बेटा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो जब भी 2 बार त्रिज्या दिया रहे तो इसका एरिया निकालने का तरीका होता है सर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है सर 22/7, आर दिया हुआ बड़ा वाला 14 का स्क्वायर, छोटा वाला 7 का स्क्वायर। आप यहाँ स्क्वायर को कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक अपना फॉर्मूला भी तो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी यानी ऐड कर दिए और ए माइनस बी यानी घटा दिए। 7 से 7 कट गया, 22 को 21 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन का आंसर। ऐसे भी तो इस क्वेश्चन को बना सकते थे। एक और तरीका सीखिए, कभी भी पाई वाला क्वेश्चन आ जाए, कौन वाला क्वेश्चन आ जाए पाई वाला, जहां जहां पाई लगता है, जैसे बेलन में पाई लगेगा, शंकु में पाई लगेगा, बाल्टी में पाई लगेगा, गोला में पाई लगेगा, अर्धगोला में पाई लगेगा, वृत्त में पाई लगेगा, अर्धवृत्त में पाई लगेगा। बहुत सारे सवाल है जिनमें पाई लग जाता है। जिसमें भी पाई लगे अगर उसका एरिया पूछे, जिसमें पाई लगे अगर उसका एरिया पूछे, क्षेत्रफल पूछे, तो जो ऑप्शन 11 से कट जाए वही हमारा आंसर होगा। जो ऑप्शन चारों में से 11 से कट जाए वही आंसर होगा। कौन वाला बेटा पाई वाले का क्वेश्चन। तो 98 तो 11 से कटेगा नहीं, 147 का भी 11 से कटेगा नहीं। हमको कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 11 से कट रही है कि नहीं? पहला वाला और लास्ट वाले को जोड़ के बीच वाला आना चाहिए। 1 और 7 को जोड़ के 8 आया, बीच वाला नहीं आया। 4 और 2 को जोड़ के 6 आया, बीच वाला आ गया। 2 और 5 को जोड़ के 7 आया, बीच वाला नहीं आया। यानी पहला वाला और अंतिम वाला को जोड़ करके बीच वाला आ रहा है तो 11 से कटेगा। और हर पाई वाले का ऑप्शन का आंसर वही होता है जो 11 से कट जाए। ठीक है, ऐसे आपके मन में सवाल आएगा कि सर दो ऑप्शन 11 से कटता तो फिर हम 7 से चेक करते हैं। एक नियम है, लेकिन अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनवा रहे हैं। हाँ, क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे तो फिर उसमें भी हम आपको बहुत आसान तरीके से सिखा देंगे। सिखा क्या देंगे, हम आपको रॉकेट बना देंगे, यानी क्वेश्चन को आसान तरीके से हल करने का जो मंत्र है वो मंत्र दे देंगे। कहता है कि 51 और 85 का HCF, पहले तो HCF निकालना होगा 51 का और 85 का। 51 17 तिया 51 होता है, 85 17 पचे 85 होता है। दोनों में कॉमन मिला 17, यानी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो HCF है वो है 17। क्वेश्चन यही नहीं रुका, क्वेश्चन आगे बढ़ा। बोलता है कि जो HCF है उसको 51m-85 के रूप में निरूपित किया गया। इसका मतलब जो HCF है वो 51m-85 के रूप में जो HCF है उसको निरूपित किया गया। तो m का मान क्या होगा? कोई बात नहीं, अभी बता देंगे। 51m बराबर 17 माइनस 85 को उधर भेजेंगे तो प्लस 85। 51m बराबर 7 5 12, 7 5 12, 8 और 2 10, 102। 51 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 102 आ जाएगा। तो m बराबर अपने को कितना मिला 2। दिख ही रहा था 5 दूना 10 1 दूना 2 है ना। तो कितना आ गया बेटा अपना आंसर 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग किस तरह से हल कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन बोलता है कि √2 और √3 का गुणनफल क्या होगा। देख रहे हैं नंबर सिस्टम से कितना क्वेश्चन आ गया है, एक ही चैप्टर के अंदर कितना क्वेश्चन नंबर सिस्टम से दे दिया। तो सर √2 और √3 का जो कभी कभी एक ही चैप्टर को पकड़ करके सेट बना देता है। तो चैप्टर में अगर कॉन्फिडेंसली आपको कॉन्सेप्चुअली पकड़ होगी तो फिर आपके लिए आसान है। √2 और √3 का जो मल्टीपल होगा वो √6 होगा। क्या √6 कभी भी रूट से बाहर निकल सकता है? जवाब होगा नहीं सर, ये एक वर्गमूल नहीं है। 4 होता तो 2 से निकल जाता, 25 होता तो 5 से निकल जाता, 49 होता तो 7 से निकल जाता, 64 होता तो 8 से निकल जाता, 100 होता तो 10 से निकल जाता। लेकिन √6 कभी भी बाहर पूरी तरीके से नहीं निकल सकता।
अगर पूरी तरीके से नहीं निकल सकता तो ये एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर रूट से पूरी तरीके से संख्या बाहर नहीं आ सकती तो वो एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। आगे बोलता है प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। औसत, माध्य, मीन ये सब एक ही चीज है, एवरेज है ना। प्रथम 8 विषम यानी ऑड नंबर, तो पहला 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका औसत बताना है। औसत बताने के लिए, माध्य बताने के लिए सबको जोड़ के बाई टोटल नंबर कितने हैं 8, यानी सबको जोड़ के 8 से डिवाइड करेंगे तो औसत पता चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए 8 की जगह 18 नंबर रहता है तो सबको जोड़ते थोड़ी चल रहते हैं। औसत कैसे बताते, माध्य कैसे बताते बेटा, तो माध्य बताने के सबसे आसान तरीका है a+l/2। a+l/2, a का मतलब पहला वाला यानी 1, l का मतलब अंतिम वाला यानी 15/2। 15 + 1 कितना हो गया सर 16। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो औसत कितना आ गया, यानी इस क्वेश्चन का माध्य कितना आ गया 8, है ना। तो a+l/2 का प्रयोग करके भी हम माध्य बता सकते हैं। हमने क्या लिखा, सारे विषम संख्या यानी वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ऑड नंबर लिखने, यानी वैसी संख्या लिखिए जो 2 से नहीं कटेगी। एक और तरीका है, a+l/2 वाला तो समझ में आ गया। एक और तरीका ये है हमारा माध्य निकालने का कि हम बीच वाली संख्या देखते हैं। इधर से 4 हटा दिए, इधर से 1 2 3 4 हटा दिए, तो बीच में क्या बचा 7 और 9। 7 और 9 के बीच में कौन होता है सर 8 होता है। 7 और 9 के बीच में कौन होता है सर 8 होता है, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 8 होगा। बात समझ में आ रहा है। सब एक ही सेट का क्वेश्चन है देखिए, लेकिन कितने अच्छे से कितने आसानी से हम लोग बना सकते हैं। यानी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस तो हाई होगा ही होगा, इस बात को समझिएगा। साइन ए बराबर 3/5 है, tan भी पूछा। मेरे बात को समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर साइन ए पूछ रहा है ना, अगर मान लीजिए ए पूछ रहा है और आपसे ए दिया हुआ और आपसे बी पूछ रहा है, तो क्या होता है कि यहाँ पे 3 वैल्यू होता है, एक होता है बी, एक होता है पी, एक होता है एच। और अगर बी पूछेगा यानी कोई भी वैल्यू उल्टा कर देगा तो याद रखिएगा बी की जगह में पी आ जाता है, पी की जगह में बी आ जाता है और एच अपने जगह पे रहता है। यानी थीटा को जब पलट दे, थीटा को जब उलट दे तो आधार की जगह पे लंब आ जाएगा, लंब की जगह पे आधार आ जाएगा, लेकिन कर्ण की जगह पे कर्ण ही रहेगा। पी और बी अपने जगह को बदल लेते हैं, पी और बी अपने जगह को बदल लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि साइन ए 3/5 है, साइन ए जो है वो 3/5 है। सर हमको मालूम है कि ये P होता है और ये H होता है, P/H। तो B कितना निकल जाएगा सर 4 निकल जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। पाइथागोरस का नियम ही है 3 4 5, 5 12 13 7 24 25 9 40 41, है ना। ट्रिपलेट बनाने का तरीका भी हम आपको सिखाएंगे कि ट्रिपलेट बनता कैसे है। यही बता दे क्या थोड़ा सा, अगर यही एक मालूम है तो दूसरा तीसरा भी आपको मालूम हो जाएगा। मान लीजिए एक वैल्यू आपको मालूम है तो दूसरा 2 वैल्यू मालूम हो जाएगा। क्या करना है, इसके स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब स्क्वायर करने के बाद 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। 4.5 से पहले 4, 4.5 के बाद 5, यानी दूसरा आ गया 4 और उसके बाद आ गया 5। जैसे आपको पूछता कि 5 के बाद बताइए बाकी 2 ट्रिपलेट क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5। 12.5 से पहले 12, 12.5 के बाद 13, यानी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 12 13। बात समझ में आ रहा है। ट्रिपलेट हम लोग किस तरह से बनाते हैं, जैसे एक होता 7, 7 के बाद 2 ट्रिपलेट पूछता तो क्या करते, 7 का स्क्वायर 49, 49 को 2 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता 2 से करते तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी 24.5। 24.5 से पहले 24 और इसके बाद 25, तो वैल्यू आता है अपने पास 7, 24 और 25। इस प्रकार से हम लोग ट्रिपलेट बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बना हुआ है, 3 4 5 का क्या बना हुआ है, ट्रिपलेट बना हुआ है, ठीक है। तो साइन ए 3 5 और ये 4 आ गया। आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है टैन बी। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है टैन बी। तो टैन होता है अपना, हम जानते हैं P/B। क्या होता है टैन P/B। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर ए पूछ करके बी पूछ दिया, ए पूछ करके बी पूछ दिया, तो ऐसे केस में P की जगह B आ जाता है, B की जगह P आ जाता है, यानी P और B अपना स्थान को बदल लेते हैं। तो B कितना है बेटा, B कितना है 4 है, और P कितना है, तो P कितना है 3 है, यानी क्वेश्चन का आंसर 4/3 होगा, 4/3। कितना होगा 4/3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आपको ये भी आ गया होगा कि टैन ए पूछ करके B पूछेगा तो उलट जाएगा, P और B अपनी जगह को बदल देगा। बोलता है कि 60 और 40 के त्रित अनुपात ज्ञात करें। हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, वीडियो आपके प्लेलिस्ट पे मौजूद है मैथ्स में, जाकर के ये दरोगा वाले बैच में जाकर के जरूर देखिएगा। दरोगा वाले बैच में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को करवाया है और वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें खाली कॉन्सेप्ट की बात नहीं है।
और यहाँ पूछा गया आपसे तीसरा अनुपात ज्ञात करें। आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तृतीय अनुपात का बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी होता है। क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी होता है। पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी होता है और तीसरा सी आपको ज्ञात करना है ना। तो याद रखिएगा दूसरा वाला बी है, बी यानी 40, यानी 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर का मतलब 40 गुना 40 बराबर ए यानी पहला वाला 16 और सी तो तृतीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या सी बराबर 40 गुने 40 गुना 16, इधर आ गया तो बटा 16, 4 दहिया 40, 4 चौके 16, 4 एकम 4 चौके 16, 4 दहिया 40 और 10 गुने 10 कितना हो गया? 100। यानी जो तृतीय अनुपात है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, वो कितना है बेटा? 100 है ना। कितना है? 100। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वेश्चन है। बोलता है 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, यानी चारों में से एक अलग है। उस अलग को आपको पहचान करनी है, खोजनी है। अभी खोज लेते हैं हम लोग, है ना। पाई, मेरे बात को समझिएगा, पाई जो है ना एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। और वहीं 22/7 अगर ऑप्शन में दे दे तो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 22/7 जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन जो पाई है वो किसी फॉर्म में नहीं है। पाई का मतलब होता है वो चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा वैल्यू आएगा, बहुत लंबा चौड़ा वैल्यू आएगा, यानी चलते रहेगा। तो इसको हम बटा में नहीं कन्वर्ट कर सकते, यानी रेशनलाइज नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन है 0.45, इसके ऊपर बार है, यहाँ छूटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 0.45 के ऊपर बार है, जब हम बार हटाएंगे ना तो नीचे में 2 बार 9 आ जाएगा। जिसके ऊपर बार होता है उसको बार हटाने के लिए नीचे 9 आता है, तो 2 अंक के ऊपर बार है, 2 बार 9 आ जाएगा। तो ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया सर, ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया, तो ये एक रेशनल नंबर है। ये जो है ये इरेशनल नंबर है, ये जो है ये रेशनल नंबर है। सर √3 कभी भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये भी इरेशनल नंबर है। यहाँ देखिए 1 0 2 0 3 0, ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, रुकेगा ही नहीं, तो इसको बटा में लाएंगे कैसे? तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। यानी कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, बाकी सब कहीं ना कहीं अपरिमेय संख्या दिख रही है, इरेशनल नंबर दिख रहा है ना। कोई रुक ही नहीं रहा, कोई रूट से बाहर नहीं निकल रहा, इस प्रकार से। देखिए एक ही सेट के, यानी जो हम आपको बता रहे हो कोई अलग एग्जाम का नहीं है, सब एक ही एग्जाम का है, सब 20 जनवरी 2021 का है। लेकिन आप गौर कर रहे हैं क्या कि कितना नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ दिया, यानी एक ही एग्जाम के अंदर कितना क्वेश्चन आपके केवल नंबर सिस्टम से पूछे गए। बोलता है √3 प्लस √11 क्या है? √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर रूट को पूरी तरीके से काट दिया, प्लस 2 और 11 तिया 33। सर हमको मालूम है कि जो √33 है ये कभी भी पूरी तरीके से बाहर नहीं आ सकता। 36 होता तो 6 बन के बाहर आ जाता, 33 कभी भी रूट से पूरी तरीके से बाहर नहीं आ सकता। बाहर नहीं आ सकता इसके कारण ये एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। कितना रेशनल इरेशनल नंबर सिस्टम का क्वेश्चन एक ही सेट में दे दिया है ना। फिर यहाँ पूछा है आपसे कि √7 प्लस √9, √7 माइनस √9 किसके बराबर है? ये आपको पता है क्या? a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू होता है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना बेटा। तो यहाँ पे दिया हुआ √7 माइनस प्लस पहले प्लस √9, फिर √7 माइनस √9 किसके बराबर? तो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट को काट दिया, 7 माइनस 9, क्वेश्चन का आंसर -2, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, क्वेश्चन का आंसर -2। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अपना? -2। ठीक है, हम स्पीड पढ़ा रहे हैं ना, हाँ स्पीड ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं, आपको पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन हम तो ऑल स्पीड करवा सकते थे, लेकिन हम संयम रख के बना रहे हैं आपके लिए। बोलता है 3/8 का दशमलव प्रसाद दशमलव के कितने अंक के बाद समाप्त होगा, यानी दशमलव के बाद कितने अंक लिखे जाएंगे इसको डिवाइड करने पे, वो पूछा गया है। चलिए करते हैं। 3/8 है, यानी 3/8 का मतलब है सर कि 8 से 3 को डिवाइड करना है, 8 से 3 को डिवाइड करना है, पॉइंट देकर के 0 ले लिए, 8 दूना 24, यहाँ बचा अपने पास 6 पॉइंट का 0, 8 सत्ते 56, यहाँ बचा अपने पास 4 पॉइंट का 0, 8 पचे 40, ये खत्म हो गया सर। यानी पॉइंट के बाद कितने अंक आ गए सर? तो पॉइंट के बाद 3 अंक आ गए सर। इसको पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं था। 3/8 हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब पॉइंट के बाद 3 अंक, 2 का पावर 4 होता तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 4 अंक, 2 का पावर 2 होता पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 का क्यूब का मतलब 2 के 2 पावर के बाद 3 अंक, है ना।
तो पावर के बाद 3 अंक होंगे। ऐसे बना लो या वैसे बना लो, दोनों तरीके से तुम देख सकते हो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी समय पूछ दिया, चक्रवृद्धि ब्याज में कभी भी समय पूछ दिया, तो इससे आसान क्वेश्चन एग्जाम में तुमको मिलेगा ही नहीं, है ना। तो बोलता है कि 1600 रुपया हम बैंक में रखे थे, 1600 रुपया कितना हो गया, तो 2116 हो गया। तो हमसे पूछा है कि कितने वर्षों में 1600 रुपया 2116 हो जाएगी। तो अगर प्रिंसिपल और अमाउंट किसी का वर्ग है तो आंसर 2 साल, किसी का घन है तो आंसर 3 साल, पावर 4 है तो आंसर 4 साल, ऐसे। तो तुम देख रहे हो कि ये कहीं ना कहीं 40 का वर्ग है और ये कहीं ना कहीं 46 का वर्ग है। तो वर्ग कितना है बेटा 2, यानी क्वेश्चन का आंसर होगा 2 ईयर्स, 2 साल, है ना। अगर तुमको यहाँ पे ये 2116 46 का वर्ग नहीं दिखा तो कम से कम ये 1600 तो किसी न किसी का वर्ग दिख रहा है। 16 4 का डबल जीरो, सिंगल जीरो का वर्ग है, तो ये ऐसे ही दिख रहा है कि किसी न किसी का स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो आंसर कितना होगा हमेशा 2 साल, है ना। हमेशा कितना होगा बोलो 2 साल। ऐसे भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे, ऐसे भी इस क्वेश्चन को सोच सकते थे। आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल ये बोलता है कि 10 कमीज का क्रय मूल्य का मतलब गुना होता है सर। 10 कमीज का क्रय मूल्य बराबर है, किसके बराबर है, 8 कमीज के बिक्री मूल्य के बराबर है, 8 कमीज के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 8 कमीज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले सीपी और एसपी का रेशियो निकालो। मान हमेशा बराबर के सामने होता है तो सीपी अपना 8 है, मान हमेशा बराबर के सामने होता है तो एसपी बराबर 10 है। काट सकते हो तो काट दो, 2 चौके 8, 2 पचे 10। सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है सर, एसपी बड़ा है, यानी प्रॉफिट हो गया, कितने का, 1 का प्रॉफिट हो गया। हमसे पूछा है लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत होता है सर लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 4 गुने 100, 1 बटा 4 गुने 100, 4 से काटे इसको, क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 25%, यानी 25% का लाभ हो गया, 25% का लाभ हो गया। दूसरा तरीका इसको बनाने का क्या यूज कर सकते हो तुम, अंतर। देखो कभी भी अगर क्रय मूल्य बिक्री मूल्य के बराबर होगा ना तो अंतर निकाल दो, अंतर 10 और 8 का अंतर कितना है 2, और नीचे हमेशा बाद वाला, बाद में कौन है 8 गुने 100, नीचे हमेशा बाद वाला, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 4 से काटो 25। यहाँ पर भी क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा 25%, नीचे हमेशा बाद वाला। दूसरी बात, अगर बाद वाला छोटा है तो प्रॉफिट होगा, बाद वाला बड़ा है तो लॉस होगा, बाद वाला छोटा है तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट हो गया ना, 20% का प्रॉफिट हो गया। तो दोनों तरीके से तुमने देखा इसको बनाने का तरीका, हम लोग दोनों तरीके से यूज करके इस क्वेश्चन को बना सकते थे। फिर से नंबर सिस्टम का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है 0.23 क्या है, 0.23 क्या है, 0.23 के ऊपर बार है सर, बार जब भी हटाएंगे नीचे 9 आ जाएगा, 2 बार 9 आ गया यानी p बाई क्यू के रूप में आ गया, p बाई क्यू के रूप यानी एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर सिस्टम से तो क्वेश्चन इसको भर दिया है इस चैप्टर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, बोलता है यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है, जो बिल है उसके राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 279 का भुगतान किया गया। हमने आपको हर क्लास में बताया है प्रतिशत बढ़ेगा तो 100 में प्लस करेंगे, प्रतिशत घटेगा तो 100 में माइनस करेंगे। बिल में 10% की कमी हो गई यानी 100 की जगह 90 का हो गया, तो कितना का भुगतान हुआ भाई 279 का। तो हमसे आगे पूछता है मूल बिल यानी ओरिजिनल क्या था, यानी 100 बराबर क्या होगा, मूल बिल कमी नहीं करते तो क्या होता। देखो यहाँ पे 0 से 0 काटे, फिर 9 से काटे, 9 या 27, 9 एकम 9, तिरछा गुना किए 10 बार में तो कितना आ गया 310, यानी इसका मूल भिन्न होता है कितना बेटा 310, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, अभी भी रेलवे नहीं निकलेगा, अभी भी अगर एग्जाम नहीं निकलता तो कहीं ना कहीं कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए इंप्लीमेंट क्लास आया हुआ है कि क्वेश्चन को इतना आसान कर दो कि बच्चा को लगे कि अरे यार क्वेश्चन में तो दम ही नहीं रहता, हम क्यों नहीं एग्जाम निकल पाए। कहीं ना कहीं हम अपने टाइम को बर्बाद कर रहे थे, अब बर्बाद नहीं करना है। 400 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 400 मीटर। याद रखना ट्रेन की लंबाई दूसरे ट्रेन की लंबाई के साथ, यानी ट्रेन जो होती है ना वैसे होती है ना, ट्रेन का जो लेंथ है, अगर किसी और वस्तु का भी लेंथ इस प्रकार से होगा ना तो ट्रेन के लेंथ के साथ ही ऐड हो जाता है, हमेशा याद रखना। इस प्रकार और क्या हो सकता है, दूसरी ट्रेन हो सकती है, कोई पुल हो सकता है, कोई रिवर हो सकती है, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है। यानी अगर किसी चीज की लंबाई ऐसे हो, जिससे ट्रेन होती है, ट्रेन ऐसे थोड़ी होती है, ऐसे होती है ना, तो उसके लंबाई को ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ पा रहे हैं यहाँ तक बात।
तो हमसे बोला है कि 400 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है सर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, स्पीड भी दे रखा है। 600 मीटर लंबा पुल, पुल भी ऐसे होगा, यानी ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई आपस में ऐड हो जाएगी। पार करने में से कितना समय लगेगा? हमको बचपन से पढ़े हैं दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, हमको तो यही फॉर्मूला याद है और हम इसी फॉर्मूला की मदद से ही क्वेश्चन बना लेते हैं, बाकी हमको कोई जरूरत नहीं है याद रखने का। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सर डिस्टेंस कितना है? तो 400 मीटर लंबा ट्रेन और इस पे जो प्लेटफॉर्म की दूरी है वो भी ऐड हो जाएगा, कितना है? 600 मीटर। 600 मीटर बराबर स्पीड कितना है ट्रेन का सर? 60 किलोमीटर प्रति घंटा इनटू टाइम। अब देखिए सर 600 और 400 बन गया 1000 मीटर, ये क्या बन गया? 1000 मीटर, है ना? क्यों मीटर बन गया? क्योंकि दोनों मीटर में दिया था। क्यों बन गया मीटर? क्योंकि दोनों मीटर में दिया था। बराबर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते ही आपको मालूम होना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा को कभी भी अगर यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो गुना करना पड़ेगा 5/18 से, ठीक है? 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो 60 था किलोमीटर प्रति घंटा में और मेरा जो डिस्टेंस है वो है मीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए हमने 5/18 का गुना कर दिया। चलिए 0 से 0 हटाते, 0 से 0 हटाते, 6 कम 6, 6 तिया 18, 5 से काटा तो 20 बार में। अब 20 तिया कितना हो गया? 60, यानी टाइम कितना आ गया सर? 60 सेकंड। सेकंड क्यों आया सर? क्योंकि जब भी हम 5/18 का यूज करते हैं तो मीटर पर सेकंड, यानी जो संबंध होता है वो सेकंड के साथ होता है। किसके साथ होता है सर? सेकंड के साथ। तो 60 सेकंड, ऑप्शन में 60 सेकंड है क्या? हाँ है। 1 मिनट, 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है। बच्चा बच्चा जानता है इस बात को, 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है। आंसर आ गया कितना? 60 सेकंड, है ना? What will be the volume of the cube whose total surface area? एक घन का आयतन क्या होगा जिसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? मेरे बात को समझिएगा बेटा, ये जो एक कमरा एक घन है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल सतह कितना है? मेरे सामने का दीवार 1, मेरे पीछे का दीवार 2, मेरे इधर का दीवार 3, मेरे इधर का दीवार 4, मेरे नीचे का दीवार 5, मेरे ऊपर का दीवार 6। एक घन का जो कुल टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6। आप जिस कमरे में बैठे होंगे उसके चारों तरफ का 4 दीवार देख लीजिए, ऊपर का छत और नीचे का जमीन देख लीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है सर? 6, यानी एक घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 6a², और दिया हुआ है कितना? 6a² बराबर 1944। 1944। चलिए 6 से काटते हैं, 6 तिया 18, 1 बचा, 6 दूना 12, 2 बचा, 6 चौके 24। तो a² बराबर आ गया अपने पास कितना? 324, 324, और स्क्वायर हटाएंगे तो सर रूट आ जाएगा। और 324 किसका स्क्वायर रूट होता है सर? 18 का। किसका होता है? 18 का। चेक कर लीजिए 18 का होता है कि नहीं। 1 का स्क्वायर 0, 1, 8 का स्क्वायर 64, 1 8 8, 8 दूनी 16, बीच में लिख दिए तो 4, 6 6 12 का 2, हाँ 2 बचा 1, 324 आ गया ना। ये हम क्या किए हैं? अभी स्क्वायर निकाले, लेकिन अभी हम आपको एक अगले क्लास में यानी कल आपको एक वीडियो बन जाएगा, मिल जाएगा, जिसमें किसी भी संख्या का आप स्क्वायर, किसी भी संख्या का आप क्यूब सेकंडों में निकाल सकते हैं। जैसे 324 देखते ही साथ आपको मालूम होना चाहिए कि 18 का स्क्वायर है। किसी का भी देखते साथ पता होना चाहिए कि किसका स्क्वायर किसका क्यूब है। उसका एक टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए कि आप देखते ही साथ किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब बता दे तो हमको कमेंट करके बताइए। अगर हमको कमेंट में पता चलता है कि बच्चे इस बात को सीखना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ 3172 किसका क्यूब है, और बच्चे इस बात को सीखना चाहते हैं कि बिना पेन लगाए हुए या 10 सेकंड के अंदर अंदर वो इसका क्यूब निकाल दें, अगर वो आपको वाकई सीखना है तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर स्क्वायर और क्यूब का सारा कॉन्सेप्ट आप हमको सिखा दीजिए, हम आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखा देंगे। ठीक है, तो ए बराबर यानी साइड बराबर आया 18। आपसे पूछा गया है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन होता है बेटा एक क्यूब, यानी आपको कहीं ना कहीं 18 का क्यूब करना होगा। 18 का क्यूब का मतलब होता है 18 का गुना 3 बार करना होगा। कितने बार करना होगा? 3 बार करना होगा। तो 88 88 64 और चलिए 88 32, यानी जिसके अंत में 2 होगा वही आंसर होगा। जिसके अंत में 2 होगा वही आपका आंसर होगा ना, क्योंकि 18 का क्यूब के अंत में 88 88 64 का 4, चलिए 32 का 2, जिसके अंत में 2 वही आंसर होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता सर, क्योंकि 10 का ही क्यूब 1000 होता है। 10 का ही क्यूब 1000 होता है। तो अगर 10 का क्यूब 1000 होता है तो 18 का क्यूब 1000 से कम कैसे हो जाएगा? 972। बुद्धि लगाइए ना,
10 का क्यूब अगर 1000 होता है तो 18, अगर 11 ही का क्यूब 1331 1331 होता है, कोई बोलता है कि 10 का क्यूब 1000 है, तो 18 का क्यूब क्या 900 होगा? नहीं होगा, 900 से ज्यादा होगा, यानी 5832 होगा, अंत में 2 उसी में। बाकी 972 के अंत में 2 का कोई काम है ही नहीं। बात समझ में आ रहा आपको? आवाज आ रही है ना वीडियो में? ठीक है, 1 2 3 4 चेक। हाँ बस तो ठीक है। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसमें से कौन सी 4 अंक की संख्या है जो 83 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है, डिवाइड हो सकती है? तो 83 से सबको डिवाइड मत करते रहिएगा, सबसे बड़ी संख्या चेक कीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन है यहाँ पे? 9966। किससे डिवाइड करना है? 83 से। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि किसी से डिवाइड करना है, तो हमेशा यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। यूनिट डिजिट नहीं, सम ऑफ डिजिट, यानी चाइनीज कैलकुलेशन लगाइए। चाइनीज कैलकुलेशन की मदद से या इकाई के जोड़ वाले कॉन्सेप्ट की मदद से आप क्वेश्चन के आंसर तक जल्दी पहुंच पाइएगा। कैसे? मेरे बात को समझिएगा। 9 जहां पर भी दिखे काट दीजिए, 9 जहां पर भी दिखे काट दीजिए। 6 और 6 कितना हो गया? 12। 12 को आपस में जोड़िए तो 3। 12 को आपस में जोड़िए तो 3। 8 और 3 कितना हो गया सर? 11। 11 को आपस में जोड़िए तो 1 और 1 2। सर 3 और 2 कभी भी पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी, ये आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है क्या? क्या किया हमने? सारी संख्याओं को आपस में जोड़ दिया। आप बोलिएगा सर 9 नहीं काटेंगे, तो 9 नहीं काटेगा तो भी 3 आता। कैसे? 9 9 18 और 6 6 12। 9 9 18 और 6 6 12। 8 और 10 का 0 हाथ में बचा 3, तो 3 प्लस 0 को जोड़ते तो भी कितना आता? 3। इसलिए हम 9 को काट देते हैं क्योंकि 9 को जोड़ने पर भी वही मिलता है ना। तो हमने क्या किया कि 6 6 12 का 3 रखा, 8 9 10 11 का 2 रखा। 3 और 2 कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं है। इसका मतलब ये हो गया सर कि ये सबसे बड़ी संख्या है लेकिन पूरी तरह विभाजित नहीं। वह बड़ी से बड़ी संख्या चेक करें। अब सबसे उसके बाद कौन बड़ी संख्या हमको दिख रहा है? 9960। 9960 किससे डिवाइड होना चाहिए? 83 से। डिवाइड करने का आसान तरीका क्या है? संख्याओं को जोड़ दीजिए। 9 9 हटा दीजिए, 6 और 0 को जोड़िएगा तो 6। 8 और 3 को जोड़िए, 8 और 3 को जोड़िएगा तो 9 10 11। 11 का 1 और 1 को जोड़िएगा तो 2। 2 से 6 पूरी तरीके से डिविजिबल है सर 3 बार में, यानी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आपको चेक करना है एग्जाम में। अब एक बच्चा 83 से पूरा काटेगा, एक बच्चा ऐसे चेक करेगा। दोनों के बीच कोई मुकाबला है क्या? कोई मुकाबला नहीं है दोनों के बीच, है ना। बोलता है एक संख्या पहले 5% की कमी हो गई, फिर 5% की वृद्धि हो गई, शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात करें। 5% की पहले कमी हो गई, फिर 5% बढ़ गया, यानी पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, यानी कमी होगी। जब कभी भी क्वेश्चन में प्रतिशत बढ़े और प्रतिशत घटे, सेम है ना, याद रखिएगा। ये परसेंटेज में हम आपको पढ़ाए हैं ना, -a²/100% होता है। इसका आंसर क्या होता है? हमेशा -a²/100%। जब कभी भी ऐसा परसेंटेज दे कि वही परसेंट घट रहा है और वही परसेंट बढ़ रहा है, तो इसका आंसर आता है -a²/100%। यानी माइनस का मतलब कमी, a² यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 25/100%। 2 जीरो हटाए, 2 के बाद पॉइंट आ गया, यानी सर 0.25%। और माइनस का मतलब होता है कमी। माइनस का मतलब क्या होता है? कमी, यानी 0.25% की कमी। ठीक है, 0.25% की कमी। इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं। कोई दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है m+3 m+5 m+6 m+9 m+12 का माध्य क्या होगा? m+3 यानी सबका माध्य निकालना है, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा? सबको जोड़ देते हैं, सम बाय टोटल नंबर। तो चलिए सबको जोड़ते हैं। ठीक है, कितने बार m है? 1 2 3 4 5, यानी जोड़ने से हमको 5m मिलेगा। प्लस अब संख्या को जोड़ते हैं, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 28 29 30 और 5 35। कितना आ गया बेटा? 35। बटा कुल कितना संख्या था? 1 2 3 4 5, कुल संख्या 5 था। तो सर 5 कॉमन निकल गया ऊपर में, अंदर बचा m+5 सत्ते 35 बटा 5। ये 5 से 5 कट गया। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? m+7। कितना आ गया? m+7। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए, है ना। ये आपका अपना चैनल है, ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है आपको एग्जाम निकलवाने के लिए। बोलता है 1 + tan 15 cot 75 किसके बराबर है? 1 + tan 15 cot 75, तो 1 + tan 15।
अगर हम इसको 90 से माइनस करें तो 15 बन जाएगा ना, 90 माइनस 75, 15 बन जाएगा ना। और हम कॉट 75 को tan 15 लिख सकते हैं, कॉट 75 को tan 15 लिख सकते हैं। यानी कॉट का उल्टा क्या होता है भाई, कॉट का उल्टा होता है tan। और जब हम उल्टा लिखते हैं ना तो 90 में से वैल्यू को घटा देते हैं। हम कॉट को लिखना चाहते थे tan, तो कॉट को लिख दिए tan, तो 90 में से 75 को घटा दिए तो 15 आ गया। यानी ये हो गया अपना 1 प्लस tan स्क्वायर 15। अब 1 प्लस tan स्क्वायर 15 क्या होगा, आइए बात को समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक बात तो मालूम है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, ये तो आपको मालूम है ना। अगर हम साइन को कॉमन ले ले, अगर हम साइन को कॉमन ले ले तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अरे सॉरी 1 साइन को कॉमन ले रहे ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लेकर के। तो सर साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, बचा 1। कॉस बाई साइन होता है सर कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन को ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये अपना दूसरी आइडेंटिटी आ गई, ये पहली आइडेंटिटी आ गई। और तीसरी आइडेंटिटी होती है इसकी अपोजिट। तीसरी आइडेंटिटी क्या होगी, तो सर 1 के नीचे तो 1 होता है, कॉट के उल्टा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक किसका उल्टा होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा। ये अपनी तीसरी आइडेंटिटी आ गई। यानी 1 प्लस tan स्क्वायर 15 किसके बराबर हो जाएगा सर, सेक स्क्वायर 15 के बराबर। सेक स्क्वायर 15 के बराबर। 1 प्लस tan किसके बराबर होता है सर, सेक के बराबर। यानी सेक स्क्वायर 15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर 15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है कि अब बात आपको ये भी समझ में आया होगा। शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक को 96 बल्ले और 180 गेंदों को कुछ खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार वितरित करना है कि सभी खिलाड़ियों को बल्लों की समान संख्या प्राप्त हो। इस प्रकार सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंद प्राप्त हो, उपहार प्राप्त करने खिलाड़ी को अधिकतम संख्या। जब कभी भी अधिकतम संख्या पूछे यानी एचसीएफ पूछ रहा और कुछ भी नहीं। जब कभी भी अधिकतम संख्या पूछे यानी एचसीएफ पूछ रहा और कुछ भी नहीं। तो 96 और 180 का एचसीएफ, 96 और 180 का एचसीएफ, यही तो पूछा गया है। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है कि जो ऑप्शन, इसको आप तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, यानी दोनों में कॉमन खोज लीजिए। चलिए कॉमन खोज लेते हैं दोनों में। 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से गया 12 बार में, 2 से गया 6 बार में, 2 से गया 3 बार में, और 3 से गया 1 बार में। यहाँ भी देखता है 2 से काटेंगे तो 2 9 18, फिर 2 से गया 45 बार में, अब 3 से गया 15 बार में, 3 से गया 5 बार में, और 5 से गया 1 बार में। जो दोनों के पास कॉमन वही तो अपना एचसीएफ होता है। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ठीक है, तो एक बार 2 कॉमन आ गया, फिर गुने 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, एक बार और 2 कॉमन आ गया, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, एक बार 3 भी कॉमन आ गया। और भी कोई कॉमन है क्या, यहाँ पर 3 बार 2 बचा, यहाँ पर एक बार भी 2 नहीं है, यानी कॉमन नहीं बचा। 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 12 होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात आपको, है ना। कितना होगा बोलिए, 12 होगा, 12। क्वेश्चन समझिए, बोलता है कि ए और बी किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर के काम करेंगे तो काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी प्लस सी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी प्लस सी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और ए और सी इस काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी इस काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ मिलकर के काम करें तो काम कितने दिन में होगा। पहले तो काम की संख्या निकाल लेंगे। काम का संख्या कैसे निकलेगा बेटा, एलसीएम से। जब एलसीएम लेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ काम पता चल जाएगा, काम की संख्या। 9, 12 और 18 का एलसीएम होता है 36, यानी कितना काम है सर, 36 काम है। अब 36 काम जब निकल गया तो यहाँ पे निकल जाएगा क्षमता, यानी एफिशिएंसी। 9 चौके 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36, है ना। अब जब यहाँ ये पूरा टेबल अपना बन जाएगा तो निकालेंगे काम, ठीक है। हमको मालूम है कि काम बराबर होता है क्षमता गुने समय। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। काम बराबर क्षमता गुना समय। कितना काम है भाई, तो सर 36 काम है। क्षमता कितने का लग रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का क्षमता है। लेकिन ठहरिएगा, 9 का क्षमता नहीं है, असल में 9/2 का क्षमता है। क्यों, क्योंकि ए काम किया 2 बार, बी काम किया 2 बार, सी काम किया 2 बार। जो क्षमता होता है वो एक ही दिन का निकल सकता है। तो अगर सब आदमी 2-2 बार काम कर रहा है तो क्षमता को 2 से डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी को 2 से डिवाइड करेंगे और इनटू समय निकाल देंगे ना। 9 चौके 36 और नीचे से ऊपर गुना किए तो समय कितना निकल गया बेटा, 4 दूनी 8। यानी इस काम को अगर तीनों मिलकर के करें तो कितने दिन में कर लेंगे, 8 दिनों में। कितने दिनों में कर लेंगे, 8 दिनों में। क्लियर है क्या,
8 डेज में काम हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, बोलता है एक टैंक में ए और बी दो इनलेट पाइप है, यानी इनलेट का मतलब होता है पानी भरने वाले पाइप। 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप है, आउटलेट का मतलब होता है पानी खाली करने वाला पाइप। एक आउटलेट पाइप सी पूरे टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तो ए बी और सी एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। ये क्वेश्चन में आते हैं। ए बोला हम 15 घंटा में भर देंगे, ए बोला टंकी को हम 15 घंटा में भर देंगे, ठीक है भाई। ये बी क्या बोलता है, बी बोलता है कि हम 20 घंटा में भर देंगे, ठीक है भाई बी तुम 20 घंटा में भर देना। और सी साहब क्या बोलते हैं कि हम टंकी को 12 घंटा में खाली कर देंगे, ठीक है भाई तुम 12 घंटे में खाली कर देना। एलसीएम लेंगे तो काम का पता चल जाएगा, यानी टंकी में कितना लीटर पानी भरना वही तो काम है। टंकी का कैपेसिटी बोलो, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, या फिर बोलो वर्क, एक ही बात है ना। काम कितना है, टंकी का क्षमता कितना है। 15, 20 और 12 का एलसीएम होगा कहीं ना कहीं 60, यानी 60 लीटर की टंकी है, 60 लीटर भरना काम है। अब एलसीएम का क्षमता निकाल लेंगे। 15 चौके 60, 20 दिया 60, 12 पचे 60, लेकिन माइनस के साथ 5 लिखेंगे क्योंकि ये क्षमता खाली करने वाला है। सी आउटलेट पाइप है जो पानी को खाली करेगा, तो 12 पचे 60 माइनस के साथ लिखेंगे। अब बोलता है कि तीनों नल को खोल दीजिए, ए को भी खोल दीजिए, बी को भी खोल दीजिए, सी को निगेटिव में खोलिए। तो काम कितने देर में होगा, यानी टंकी कितने देर में भर जाएगी। काम बराबर होता है सर क्या, क्षमता गुने समय। काम कितना करना है सर, 60 लीटर पानी को भरने का काम है। क्षमता कितने का लग रहा है, 4 और 3 7 का, 7 माइनस 5 यानी 2 का क्षमता। 7 का क्षमता भरने में, 5 का क्षमता खाली करने में, तो 2 का क्षमता लगा गुने समय। इसको ऐसे करके काटिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि टंकी कितने घंटे में भरेगी सर। तो टंकी 30 घंटे में भरेगी, 30 घंटे में टंकी भरेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात एकदम समझ में आता होगा। हर एक क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आता होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से बना पा रहे हैं ना। बोलता है राखी मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त की। अच्छा ठीक है सर, राखी मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त की, यानी मोहन 12 नंबर कम लाया होगा राखी से। राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए, यानी जो राखी है वो 200 का 54% लाई है। तो राखी लाई कितना, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 108 लाई है। मोहन कितना अंक प्राप्त किया, राखी का मोहन से 12 अंक प्राप्त ज्यादा है, यानी जो मोहन है वो राखी से 12 अंक कम लाया होगा। 8 में से 2 गया तो 6, 10 में से 1 गया तो 9, यानी मोहन लाया होगा 96 मार्क्स। कितना, 96 अंक। 108 में से 12 कम, क्योंकि राखी 12 ज्यादा लाई है ना, तो मोहन 12 कम लाया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। दी गई तालिका यानी टेबल के अनुसार 11वीं कक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। ये है सर 11वीं कक्षा। 11वीं कक्षा में परसेंटेज कितने पास किए हैं, 40%। सर 40% पास किए हैं, तो फेल कितने किए होंगे, 60%। फेल कितने किए होंगे सर, 60%। और 60% जो है, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट कितने हैं, 360, यानी फेल किए हैं सर 60% स्टूडेंट। 60% संख्या में किसके बराबर है, 360। तो 60% अगर 360 के बराबर है, तो हमसे पूछा है पास होने वाले बच्चे कितने हैं, तो 40% किसके बराबर होगा। 60 अगर 360 के बराबर है तो 40% किसके बराबर होगा, यही तो क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 60% इंटू एक्स बराबर 40% इंटू 360। आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं। परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, 6 कम 6, 6 छक 36, 4 छक 24, यानी जो पास होने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, 240। कितने हैं बताइए, 240 बच्चे पास हो गए। क्लियर है क्या, है ना। ये सारा उसी का सेट है ना, प्रीवियस ईयर का। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपना क्या है, एक संख्या के 5वें भाग। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है ना बेटा, 5वें भाग को 3 से विभाजित किया गया तो परिणाम इसका आधा, इसका 10वां, इसका दुगना, इसका चौगुना, इस तरह ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा वैसे वैसे बस लिख देने का। एक संख्या, किसी संख्या नहीं मालूम सर, तो एक्स है। किसी संख्या का 5वां भाग, 5वां भाग का मतलब होता है बटा में 5, चौथा भाग का मतलब बटा में 4, तीसरा भाग का मतलब बटा में 3। एक संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है, 3 से विभाजित किया जाएगा सर तो 1/3 का गुना, 4 से विभाजित किया जाएगा तो 1/4 का गुना, 5 से विभाजित किया जाएगा तो 1/5 का गुना, यानी उल्टा का गुना, है ना। तो क्या किया गया, 3 से विभाजित किया जाता है। तो प्राप्त परिणाम यानी रिजल्ट, परिणाम का मतलब बराबर, प्राप्त परिणाम 80 के आधे सर, 80 का आधा, 80 का आधा यानी 80 का 1/2, है ना। 80 के आधे के 10वें भाग, 10वें भाग का मतलब 1/10, भाग का मतलब गुना 1/10 के आधे, फिर 1/2।
क्या 3 गुना है? अब ये 3 गुना है, अगर 1/3 गुना होता तो लिखते 3, लेकिन 3 गुना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं। 2 चौके 8, 0 से 0 खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया x बाई 5 तिया 15 बराबर 2 तिया 6। x बाई 15 छक कितना हो गया अपना 90, यानी जो संख्या है वो कितनी है 90, है ना, संख्या कितनी है 90। तो जिस तरह से क्वेश्चन लिखा रहता है बस उसी तरह से हम लोग लिख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपना कोई ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाते। उम्मीद है कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी, आपने आज के क्लास को सीखा समझा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच अपने ग्रुप में शेयर करें। हम इसी तरह से बेहतरीन कंटेंट आपको देते रहेंगे, लगातार क्लासेस होते रहेगी और आप सीखते रहेंगे। और आप वीडियो से जुड़े रहे, इस चैनल से जुड़े रहे, ये चैनल आपका अपना है, जुड़े रहें और सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, नौकरी लेते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।